नहीं हो गया। हाँ, ये कि जो हम लोग का E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो अभी तक हम लोग जितना E1 E2 बेसिकली सारे रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन टाइप का है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसके स्टेप्स में अपने को डिफिकल्टी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ऑल्दो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो थोड़े नए हैं, जो अपने को ध्यान रखने होंगे। इसका स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, और इनफैक्ट उसको अच्छे से सीखना भी पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आएगा। अदरवाइज स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट रिलेटिवली काफी मजेदार है, जो हम समझते हैं। और जो तुम्हारे ट्रिक है ना, जो हम तुम लोग को बताते हैं, आर मानना है आर मान लो, एस मानना है एस मान लो, ये यहीं से सीखे थे। क्योंकि हम जो तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन कर रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे, बट मेरा आंसर सही आ जा रहा था। तो एक बार एक स्टूडेंट पॉइंट आउट किया था 2016 के बैच का, वो बैच बहुत अच्छा बैच था। ऑल उसमें से IIT में सिलेक्शन केवल 2 लोगों का हुआ, बट वो बैच बहुत अच्छा था। वो लोग 12th क्लास में जब आए थे तब तक उन लोगों का सब कुछ डूब चुका था, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स सब डूबा हुआ था। वो बैच वाले लोग अभी तक बातचीत करते हैं मेरे से। वो लोग मतलब यही है कि उन लोग के अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, तो लोग बहुत अच्छे से सीख के गया केमिस्ट्री, तो बहुत अच्छे से सीख के गया। वो लोग मेरे को सिखाया बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा क्वेश्चन, जो हम बोलते हैं तुम लोगों के साथ क्लास में कि कुछ अच्छा सवाल पूछा करो, तो उस बैच में लोग पूछते थे। मतलब बहुत ही मजेदार मजेदार टाइप के सवाल, जिसमें आपका दिमाग लगता हो, ऐसे टाइप के सवाल पूछते थे। वहां पे आपको पता चला था कि आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो हम तुम लोगों को शॉर्टकट में बता रहे हैं कि ऊपर अगर आर है नीचे एस हो जाएगा, कुछ भी मान लो ऊपर, कुछ भी, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। सबको रिलेटिव आंसर से मतलब है। एग्जैक्ट अगर सवाल पूछा कि कन्फिग्रेशन बताना है तो बताओ, नहीं पूछा तो क्या है कन्फिग्रेशन बताना। काम चलाना सीखो, जुगाड़ सीखो बेसिकली, बस ये कंसिडरेशन है। तो करते हैं डिस्कशन। बाकी सबसे पहले हम लोग जब E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट की बात करेंगे तो सेम वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। बट इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन में एक चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और हम लोग कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड वर्ड एक तरीके से समझना कि सारा कुछ एक ही बार में हो रहा है, बाहर वाले के साथ रिएक्शन, खुद के बीच का रिएक्शन, ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा कंसर्टेड। और कंसर्टेड वर्ड NCERT में कहीं मेंशन नहीं है, किसी किसी स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखा होता है, इसलिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ध्यान रखना सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप एलिमिनेशन हो रहा। स्टैंडर्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर हो जाता तो रीअरेंजमेंट की वजह से फिर सारा कुछ चेंज हो जाता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का जो बेसिक सेंस है वो चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब प्रॉपरली अल्फा बीटा ही है। और प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो तुमको ध्यान रखना है प्रोडक्ट बनाते वक्त कि हम लोगों का रिएक्शन जब भी होगा तो उस रिएक्शन वाले पार्ट में हमेशा हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त पहले अल्फा कार्बन मार्क करेंगे, फिर उसके बाद बीटा कार्बन मार्क करेंगे, तब जाकर के हम लोग आगे रिएक्शन को प्रोसीड करा के ले जाएंगे। एक बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH। अगर हम लोग का अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो इस केस में हम लोगों का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए ALC का मतलब एल्कोहलिक हो गया, KOH वाला पार्ट तो दे रखा है। इस पूरे पार्ट में डीहाइड्रो हेलोजनेशन होगा। जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड बीटा कार्बन एक ही है यहाँ पे, तो अल्फा कार्बन से हम लोगों का हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों जब हटेंगे तो बेसिकली इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग का हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट हो गया, डीहाइड्रो हेलोजनेशन कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग। अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को। ऑल्दो इस केस में ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं है, तो हमेशा अल्फा मार्क करो, फटाफट सारे बीटा मार्क करो। हाइड्रोजन देखो वहां पे डिफरेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कार्बन डिफरेंट है तो उसमें बीटा कार्बन से पाई बॉन्ड हम लोग को डिफरेंट निकल के आएगा। अगर कार्बन सेम है तो इसका मतलब नया पाई बॉन्ड निकल के नहीं आ रहा। इस चीज को थोड़ा कंसिडरेशन में लेते हुए अपने को चलने का है। और इसके बाद हम लोग का मेन पार्ट शुरू होता है मैकेनिज्म। जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए ऑलमोस्ट उन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में अल्कोहलिक KOH वाले पार्ट को लेके चलते हैं, तो अल्कोहलिक KOH बेसिकली बेस के जैसा काम करेगा। उसमें OH माइनस वाला पार्ट है या RO माइनस वाला पार्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट बेस के जैसा काम करेगा। इस पूरे स्टेप में जो भी हम लोग
E1 स्टेप में जो सबसे लास्ट स्टेप मेंशन किए थे कि हम लोग के H+ के साथ बेस वाला पार्ट कंबाइन करता है, वही चीज यहाँ पे होता है। तो उसके वजह से होगा क्या, कार्बन कार्बन वाला पार्ट जो है उधर हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा। मतलब बेसिकली बेस वाला पार्ट जब H के साथ कंबाइन करेगा तो H अपने इलेक्ट्रॉन्स को बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सेकेंड कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है। तो ऐसा समझ लो कि SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में जब एक न्यूक्लियोफाइल आता था तो उस केस में लिविंग ग्रुप हटता था। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा, बट न्यूक्लियोफाइल का बेसिक मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रॉन पेयर खुद आ जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है कार्बन की तरफ तो हेलोजन वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हटने की कोशिश करेगा। मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही बार में हो रहा है, यही स्टेप अपना RDS होगा। इससे ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है इससे बताने को, बट ये स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना। इस स्टेप के ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर करेगा, कैसे मैटर करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस चीज का। अब इसके बाद हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में जैसे RDS हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले पार्ट में एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का डिस्कशन करना है तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम डिस्कशन कर लेते हैं। रिएक्टेंट वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड है, प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे होगा। और एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम सिंगल स्टेप तो आराम से मेंशन कर सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीटिंग देंगे तो रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग यूज कर रखे होते तो और बेटर है। बट अदरवाइज अगर अल्कोहलिक KOH भी दे रखा तो भी अपना काम हो जाएगा। ये चीज तो रखना, हीटिंग तो रिक्वायर्ड होता है, बट ठीक है हीटिंग नहीं भी देखा तो भी एक अंडरस्टूड सिचुएशन बना लिया गया है कि हम लोगों का जैसे एक स्टेटमेंट शायद तुम लोगों को याद होगा, शायद न्यूक्लियोफाइल में और बेस में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ये स्टेटमेंट हम क्लास में डिस्कस किए थे कभी, न्यूक्लियोफाइल में और बेस में क्या डिफरेंस है? तो बेस वाला पार्ट जो रहता है थोड़ा स्लो रहता है और न्यूक्लियोफाइल वाला जो रहता है फास्ट रहता है। नहीं मतलब अच्छा कुछ, इसका अपोजिट। अच्छा कुछ भी बोल देना है मतलब। तो कोई एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है और दूसरा कुछ और स्टेबल होता है। बहुत बढ़िया, कुछ भी बोल देना मतलब। OH माइनस मतलब बेस है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है? H+ के साथ OH माइनस बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है? दोनों है। दोनों है। तो फिर फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन किए जा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करते हैं, बेस वो होता है जो H+ के साथ कंबाइन करते हैं। ये हम डिस्कशन सबसे पहले दिन किए थे तुम लोगों के साथ, अगर आपको याद हो तो। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस वाले पार्ट में ये डिफरेंस है कि बेस वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन कर रहा। तो इसीलिए अगर हीटिंग नहीं भी दिया है तो अल्कोहलिक बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक टाइप का मीडियम हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है। ये हमेशा चाहेगा कि H+ के साथ कंबाइन करे। तो इसीलिए बेस का इंटरेक्शन अगर H+ के साथ हो रहा तो पाई बॉन्ड ही बनना है, क्योंकि तरीका ही निकल के आएगा। तो इसलिए हीटिंग होने से एडिशनल फैक्टर हीट दिया होना चाहिए, थोड़ा हाई टेम्परेचर होना ही चाहिए। बट नहीं दिया है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्कोहलिक बेस दिया, अल्कोहलिक बेस देने का मतलब कि हम लोग का जैसे कहीं पे ऐसा दे रखा होगा KOH के साथ C2H5OH, तो लोगों को समझ ही नहीं आता। लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक बेस वाला पार्ट है जो पोलर पॉटिंग मीडियम में है, जबकि ये पोलर पॉटिंग मीडियम नहीं है, ये हम लोगों का अल्कोहलिक बेस है। जैसे यहाँ पे KOH दे रखा, KOH के साथ नीचे पोलर पॉटिंग मीडियम। ये KOH के साथ पोलर पॉटिंग मीडियम नहीं है, ये पूरा सिस्टम ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो हम लोग इसको अल्कोहलिक बेस बोल सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ये एक दो क्वेश्चन में तुम्हारे सामने डालेंगे हम, तब तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज एक यूनिक चीज है जो हम लोग नॉर्मली बुक्स वगैरह में जल्दी नहीं देखा करते हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा अपने को ध्यान रखना मस्ट होगा। खैर, जैसे KOH के साथ C2H5OH दे रखा, अल्कोहलिक बेस है, तो इसमें होता क्या है कि जो हम लोगों का C2H5OH वाला पार्ट है ये ओवरऑल बेसिक मीडियम ही है। और इसके साथ OH माइनस बहुत फिजिबल रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी रिएक्शन करा लिया किसी तरीके से तो C2H5O माइनस का फॉर्मेशन करेगा। और जो C2H5O माइनस का फॉर्मेशन करेगा ये और भी स्ट्रॉन्गर बेस पार्ट है। तो ये स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट ही हम लोगों के H+ के साथ कंबाइन करके उसको हटाने की कोशिश करता है, इसलिए इलिमिनेशन थोड़ा फेवर करता है।
जब भी कभी एल्कोहलिक बेस दे रखा हो, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक RO माइनस या RONA, एल्कोहलिक NaNH2, ऑल्दो NH2 माइनस खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि अमोनिया मालूम है अपने को बेस है, ठीक ठीक बेसिक स्ट्रेंथ है उसका, अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी ठीक है, बट इसमें से हम लोग इसको H+ देने के बजाय इसमें से और एक H+ हटा करके NH2 माइनस बना दे। NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए अल्कोहलिक देने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली अगर NaNH2 भी दिया तो ये पार्ट इतना स्ट्रॉन्गर बेस है कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता था, बट ये बेस के जैसा बिहेव करना ज्यादा प्रेफर करेगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। OH माइनस भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बट ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, बट स्टिल उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो कभी न्यूक्लियोफाइल के जैसा कभी बेस के जैसा बिहेव कर सकता है। RO माइनस वाला पार्ट हम लोगों के रिलेटिवली बेस के जैसा ज्यादा अच्छा बिहेव करना प्रेफर करता है, तो जहाँ RO माइनस है ये प्रेफरेबली अपने आप को एज अ बेस रिप्रेजेंट कराएगा, इसलिए वहां पे SN2 ना होकर के E2 एलिमिनेशन करने की कोशिश करता है, बट ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, जब क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या कंसिडरेशन ले सकते हैं, और सब कुछ डिस्कशन के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट ध्यान रखना होता है, कभी भी कोई रिएक्शन दिया और अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा मैकेनिज्म है, क्योंकि तुम्हारे सवाल में दे रखा है जो भी रिएजेंट दे रखा वो SN1 फेवर करेगा, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है वो बोलेगा E2 फेवर करो, तो अगर E2 फेवर करने बोल दिया तो हमको E2 ही कराना पड़ेगा, तो इसीलिए कोई भी कॉम्बिनेशन दे रखा हो, कोई भी फैक्टर वाला पार्ट दे रखा हो, रिएक्टेंट कुछ दे रखा हो, दूसरा रिएक्टेंट कुछ दे रखा हो, मीडियम कुछ दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ये देखना जरूरी होगा कि ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उसमें बोल देगा द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर तो पूछा नहीं है, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेजर माइनर का होता है कि मेजर पाथवे कौन सा है, मेजर मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 की, SN2 की, E1 की, E2, मेजर तो पूछा नहीं है। द पॉसिबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो पॉसिबल में तो SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है, E1 भी पॉसिबल है, E2 भी पॉसिबल है, उसने पॉसिबल पूछा है, सवाल को बस थोड़ा सा एक वर्ड की वजह से चेंज कर दिया, तो पॉसिबल पूछा, तो हम लोग के चारों मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है, हम लोग सीधा ऑप्शन देखेंगे कि अच्छे ऑप्शन में ये रिक्वायरमेंट है, चलो इसके हिसाब से बढ़ते हैं, कोई रिएजेंट से मतलब नहीं, मतलब वैसी बात है रिएजेंट से मतलब होगा, बट मीडियम मीडियम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, प्रोडक्ट आप हम लोग अपने आपको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। खैर अभी आते हैं, जब डिस्कशन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो इस पूरे पार्ट में हम लोग का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद हम लोग फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड अप्रोच है, फैक्टर्स ऑफ E2 एलिमिनेशन, तो इस केस में सबसे पहला फैक्टर अगर हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यहाँ एक ही स्टेप है, तो वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इस एक स्टेप में बेस भी प्रेजेंट है और हम लोग का सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हाइड वो भी प्रेजेंट है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है वो भी प्रेजेंट है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी स्पीसीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को चेंज करा सकते हैं, बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रेट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज, और जितने स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे उतना हम लोग पावर डालते हैं उसमें, तो दो स्पीसीज इन्वॉल्व है, दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे बेसिकली यहाँ पे, फैक्टर्स में रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, और इस बार हम लोगों का बेस भी प्रेजेंट है, यही SN2 में न्यूक्लियोफाइल था, यही अपने E2 एलिमिनेशन में बेस है, तो बेसिकली हम लोगों का रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस, मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे हम लोग, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा बेस का अमाउंट बढ़ाएंगे उस केस में हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, बट एक चीज ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि हम लोगों के इस रेट के रिएक्शन में या रेट के एक्सप्रेशन में बेस अवेलेबल है, अगर बेस वाला पार्ट अवेलेबल है इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी इस रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, जो हम ऊपर डिस्कस किए कि NH2 माइनस दिया तो उसका बेसिक पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो इस रिएक्शन को ज्यादा E2 एलिमिनेशन में कन्वर्ट करेगा एज कम्पेयर टू SN2, तो इस केस में सेकेंड स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि अगर हम लोगों का रिएक्शन कंसिडर करना है तो ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर बेसिस फेवर्स E2 एलिमिनेशन, ये एक छोटा सा स्टेप है जो हम लोग को ध्यान रखने का है। अब इसमें जैसे
एग्जाम्पल में वो 2-3 नाम ध्यान रखना है। एल्कोहलिक बेस अगर दे रखा हो, पहला चीज। दूसरा, NH2 माइनस दे रखा हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नॉर्मली अगर RO माइनस देता है तो RO माइनस हमेशा एल्कोहलिक फॉर्म में दे रखा होगा, RO माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, तो एल्कोहलिक बेस ही हो गया। ये सब 3 एग्जांपल्स अगर दे रखे हो तो इस केस में स्ट्रॉन्गर बेसिक अप्रोच है, मतलब हम लोग आराम से रिएक्शन वाले पार्ट में E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग के लिए मैटर करेगा। फिर तीसरा रिएक्शन का फैक्टर क्या ले सकते हैं, तो एक फैक्टर वही लिविंग ग्रुपेबिलिटी। अब इसको ऐसा अप्रोच करते हैं कि हम लोगों का जब बेस वाला पार्ट H के साथ कंबाइन कर रहा था, तो H वाले पार्ट का कार्बन के साथ जो बॉन्ड था वो बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कट गया, X माइनस लेके बाहर निकल गया। ऐसा हम बोले कि बेस वाला पार्ट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन पे शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जैसे इसमें ऐसा बोल सकते थे, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना जल्दी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, उतना जल्दी हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड को आगे ढकेलेगा, उतना जल्दी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम लोग फ्री कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके हटने की टेंडेंसी में होगा, तो सामने वाले की इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी अपने तरफ आने देना चाहेगा, तो उस केस में H को उतना जल्दी बेस के साथ कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी दे देगा। तो बेसिकली लिविंग ग्रुपेबिलिटी से यहाँ भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही चीज चल रहा है। हायर लिविंग ग्रुपेबिलिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन, ये पार्ट तो हम लोग का जिंदगी में हर जगह पे सेम रह गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। हायर लिविंग ग्रुपेबिलिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। पहले वाले केस में भी यही था, दूसरे वाले केस में भी यही था, तीसरे वाले केस में भी यही था, चौथे वाले केस में भी यही था। तो इसके हिसाब से ऐसा कर सकते हैं हम लोग। RI का रेट सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इससे पहले वाले में हम डिस्कस नहीं किया इस चीज का, बट वहां पे भी सेम ही रेट आएगा। फिर उसके बाद RCl। RF में लिविंग ग्रुपेबिलिटी बहुत पुअर होता है, इस केस में रिएक्शन नहीं होगा, ना SN1 होगा, ना SN2 होगा, ना E1 होगा, ना E2 होगा। लिख दे रहे हैं हम लोग, बट अदरवाइज होने के चांसेस नहीं है। चौथा पार्ट थोड़ा यूनिक है कि हम लोग टर्म बताए थे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुम में से किसी को याद हो, एक दो लोगों को याद हो सकता है। ये नाम याद है किसी को? याद है किसी को? सबसे पहले यस सर। यस सर। रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, पहले दूसरे लेक्चर में डिस्कस किए थे जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया, उस टाइम पे बोले भी थे ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट हम फिर भी पढ़ाते हैं क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे एक जगह पे, तो वो एक जगह आज है। बट दिक्कत ये है कि तुम लोग को याद तो हो, पहले सुना सुना है। याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सुना सुना से थोड़ा थोड़ा है। मतलब मूवी चल रहा है क्या? कि मूवी का कैरेक्टर, कोई बात नहीं सर, देखे थे सर, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। एग्जैक्टली तो सीन याद नहीं है सर, लेकिन हाँ कुछ हुआ था। याद रखा करो भाई, ये सब चीजें हम मान के चल रहे हैं, भारी है, आसान नहीं याद रखना। वही है, रिवीजन गेम है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा रिटेन करके रख पाएंगे। रिवीजन सिंपल सा गेम है। अभी अभी अरविंद का टेस्ट था आज, एलन का, तो सुबह का ही पेपर भेजा और अभी का पेपर भेजा। पहले वाले पेपर में उसका 5 निगेटिव है केमिस्ट्री में, अभी वाले में 4 है। भारी पेपर होना एक अलग चीज है, बट इतना नेगेटिव होना गड़बड़ गड़बड़ चीज है। तो बोले कि सर मैथ्स रुला दिया, बोले मैथ्स तो रुला दिया, बट केमिस्ट्री नेगेटिव का है क्या है? तो ये वही चीज है, केमिस्ट्री में इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करो, जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको जितना रिवीजन करो। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में रिवीजन करना ही पड़ेगा, उसमें गेस थोड़ा ना मार सकते हैं। इसीलिए तो नॉर्मली केमिस्ट्री के टीचर लोग होते हैं, ऑर्गेनिक वाले अलग होते हैं, फिजिकल वाले अलग होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले अलग होते हैं। हम इनऑर्गेनिक इसलिए नहीं पढ़ाना प्रेफर करते क्योंकि उसमें अगर हम गलती से भी एक गलत फैक्ट बता दिए जो मेरे दिमाग से उतर गया, कुछ भी हुआ, तो सामने वालों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल नहीं है वहां पे कुछ, इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं कि छोड़ो भैया रहने दो। बताओ भाई, कोई तो बताओ कुछ भी। सर वही कि ट्रांजिशन स्टेट में दोनों का कैरेक्टर होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब तक तो कॉपी देख करके बता सकते थे। ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही कैरेक्टर होता है, बट उसका कैरेक्टर ज्यादा होता है जिधर से उसका गैप कम होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। मतलब अगर यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है तो उसमें प्रोडक्ट वाले पार्ट का कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग अब आते हैं थोड़ा ऊपर अपने एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम सर में। RRKM भी इसी को बोलते हैं क्या?
क्या RKM, क्या मतलब ये वाला, मतलब बहुत जगह पे लिखा हुआ दिखा था कि मतलब वो बेसिकली हैमंड्स पोस्टुलेट जैसा ही लग रहा था, लेकिन हैमंड्स पोस्टुलेट लिखा हुआ नहीं था। पता नहीं भाई, हमेशा नाम तो नहीं सुना है। होगा, हो सकता है दूसरा नाम हो। खैर, अगर हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक ही को ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे। अगर एक ही को ट्रांजिशन स्टेट है तो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट का जो गैप है वो प्रोडक्ट के साथ कम है। मतलब प्रोडक्ट विल हैव हायर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिशन विल स्टेट विल हैव हायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा आराम से मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट। तो पहले केवल ये स्टेटमेंट लिखते हैं अभी के लिए कि ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट का जो अमाउंट है या प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा होगा। ट्रांजिशन स्टेट विल हैव हायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्कीन, यहाँ पे फिलहाल अल्कीन है। क्यों है ऐसा? तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं हैमंड्स पोस्टुलेट। अब अगर मान लो कि हम लोगों का हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट के हिसाब का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, तो इससे एक स्टेटमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हायर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि अल्कीन है बेसिकली, तो अल्कीन ही लिख देते हैं, हायर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा, हायर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि कैरेक्टर है तो बेसिकली जितना स्टेबल कैरेक्टर अल्कीन का होगा उतना स्टेबल कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट का भी रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं लोग। हम लोग यहाँ ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या सकता है, तो जैसे मान लो हम इसको डायग्राम के थ्रू दिखाए तो ज्यादा बेटर अपने को समझ में आएगा ग्राफ वाला पार्ट। मान लो हम लोग के पास ये रिएक्शन है और यहाँ पे हेलोजन है। हम लोग दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन मार्क किया, सारे के सारे 3 बीटा कार्बन है, बट दो तो सेम ही दिख रहा है तो एक को छोड़ देते हैं, नीचे वाले को। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, और दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। पहले दूसरे में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिज्ञासा तुम बताओ, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कि तुमको जीओसी का आइडिया नहीं है इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए थे इससे पहले हम लोग मेजर प्रोडक्ट डिस्कस करते वक्त। मोर अल्काइलेटेड पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। पहले वाले केस में हम लोगों का जो पाई बॉन्ड है उसमें 2 कार्बन चेन अटैच्ड है, जबकि दूसरे वाले केस में जो पाई बॉन्ड है उसमें 3 कार्बन चेन अटैच्ड है। ये एक जनरल सेंस बोल सकते हैं, ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, तरीका नहीं है करने का, बट सीखने के लिए कर सकते हैं कि दूसरे वाले केस में 3 पाई बॉन्ड अटैच्ड है, सॉरी 3 कार्बन चेन अटैच्ड है, ज्यादा अल्काइलेटेड पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज सोच के देखो कि रिएक्टेंट तो एक ही है इस पूरे पार्ट में। अगर रिएक्टेंट एक ही है, ये काम करते इसका कलर चेंज कर देते हैं, रिएक्टेंट वाला पार्ट अपने पास एक ही है और प्रोडक्ट यहाँ 2 बन रहा, तो बेसिकली पहला प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में पहला वाला अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल है तो हायर एनर्जी पे रहेगा। दूसरा वाला पार्ट हम लोग का स्टेबल है, इसका मतलब थोड़े लोअर एनर्जी पे रहेगा। तो अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए तो रिएक्टेंट तो एक जगह से शुरू हो रहा, बट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो डेफिनेटली यहाँ से डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो जो हम लोगों का अनस्टेबल अल्कीन है उसका ट्रांजिशन स्टेट भी थोड़ा अनस्टेबल होगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जी पे होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा। ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का कम निकल के आएगा, ऐसा समझा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं? इंटरमीडिएट नहीं बन रहा ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन में कहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा? सर मतलब जैसे जब ब्रोमीन जैसे वहां पे हट रहा था, जो एग्जाम मतलब जो ऊपर में इक्वेशन था, तो वहां पे हम लोग नहीं बोल सकते कि ब्रोमीन पहले हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर वो हाइड्रोजन का पागल इलेक्ट्रॉन बा, आएगा और हम लोग इधर अगर चलेंगे। ब्रोमीन हट के पॉजिटिव चार्ज बना ही दिया तो फिर इवन एलिमिनेशन नहीं बोल देंगे उसको? यस सर। डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर?
हाँ भाई, और कोई डाउट? तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे, हायर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इसका मतलब हम लोग का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी हायर होगा, और अगर ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी हायर होगा तो हम लोग आराम से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हायर रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली बहुत यूनिक है, प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, ना कि रिएक्टेंट के हिसाब से। और उसमें होता क्या है, वाले पार्ट में बोल रहा है अल्काइलेशन के बेसिस पे डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग, जितना अल्काइलेटेड पाई बॉन्ड उतना ज्यादा। ऐसा तब होता है जब हम लोग का 3 डिग्री अल्काइलाइड आता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्काइलाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री अल्काइलाइड। ये ऑल ऑर्डर हमको ऊपर भी बताना चाहिए था, ऊपर हम मेंशन नहीं किया तुम लोगों को, बट एक काम कर SN1 में मेंशन कर देते हैं, जरूरी है। कहाँ गया भाई? हाँ, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग RI वाला पार्ट सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा, फिर उसके बाद RBR, RCl एंड सबसे लास्ट में RF रिएक्शन नहीं देगा बट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे वाले केस में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नॉर्मली अगर बात करें तो 3 डिग्री RX में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री वाले पार्ट में आएगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री वाले पार्ट में। और इवन एलिमिनेशन हम लोग CH3 में बोलेंगे तो इलॉजिकल है, पाई बॉन्ड बनाना है, एक कार्बन से तो नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो अपने किसी काम का नहीं है। तो ये बेसिकली हम लोग 3 पार्ट ले सकते हैं। तो SN1 में अगर तुमको याद हो तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर था। E1 वाले पार्ट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट E2 एलिमिनेशन जो कि SN2 के ही जैसा रखता है फैक्टर, ऑलमोस्ट सारे फैक्टर E2 मतलब SN2 के जैसे हैं, बट यहाँ एक फैक्टर एकदम ड्रास्टिकली अलग हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर उसके बाद 1 डिग्री में। ये छोटा सा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने का है जो काफी मैटर करेगा। बाकी इसके बाद का फैक्टर जो हम लोग का है बेस वाला पार्ट, कौन सा पॉइंट था ये? चौथा। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए अपने को, कौन सा मीडियम यूज करें? तो हम लोग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चाहिए, मतलब सबसे फ्री बेस चाहिए। सबसे फ्री बेस हम लोगों को पोलर एप्रोटिक मीडियम में ही मिलेगा। अगर पोलर एप्रोटिक मीडियम है तो उस केस में हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा, जो कि SN2 को फेवर कर रहा था, सिमिलरली E2 को भी फेवर करेगा। पोलर एप्रोटिक मीडियम फेवर्स E2 रिएक्शन। और उसके अलावा एक रिएक्शन का पार्ट और भी है जो अपने को ध्यान रखने का है, कि हम लोग यहाँ पे हीटिंग की बात कर सकते हैं। हीटिंग फेवर्स E2 रिएक्शन। ये तो खैर होगा क्योंकि एंडोथर्मिक है तो होना ही होना है, बहुत बेसिक सा चीजें जो अपने को ध्यान रखने का है। फैक्टर्स के बाद हम लोग का सबसे मेजर पार्ट जो इस टॉपिक में रहता है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ये सबसे मेजर पार्ट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, और इसको समझने के लिए हम लोग काफी कुछ डिस्कशन करेंगे, लंबा चलेगा थोड़ा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना है, इट इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे तुम लोग को याद होगा एक जगह कहीं पे हम लोग ये पढ़े थे क्या, एंटी एडिशन रिएक्शन, कहीं पे भी याद है किसी को? कहाँ पे पढ़े थे? तो बोलने से भी डरता है, कुछ गलत बोले तो गाली पड़ा उधर से। नहीं तो अन्य कहाँ पढ़े थे एंटी एडिशन? तो पढ़े थे, पढ़े थे, मार्कोनिकोव रूल ऐसा कुछ। अच्छा। हेलोजिनेशन में पढ़े थे। अगर अल्कीन में हम लोग पाई बॉन्ड का एडिशन कराते हैं तो वहां पे पढ़े थे। अब तुम लोग हम सीक्वेंशियल रिएक्शन देना शुरू करेंगे, अपने आप धीरे धीरे वो रिवीजन में आता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक ज्यादा कुछ पढ़े ही नहीं थे तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ दे ही नहीं पा रहे थे हम। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन देंगे तो तुम लोग को सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। बस ट्राई करना, सीक्वेंशियल रिएक्शन याद करके सॉल्व मत करना, कॉपी निकालना, पेज पलटना कि अच्छा ये रिएक्शन कहाँ पे हो सकता है, वहां पे निकालना उसको, थोड़ा बहुत आजू बाजू पढ़ना, सॉल्व करना, आगे बढ़ते जाना। जब मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे अपने आप सारा कुछ रिवीजन में आता चला जाएगा। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, और ऐसा हम लोग इस E1 में क्यों नहीं मेंशन किए? तो जैसे मान लो E1 में ऐसा मेंशन किए थे CH3
CH3 और यहाँ पे Br। हम ऐसा बोल रहे थे कि पहले कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन अपने को मालूम है कि प्लानर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लानर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जब कार्बोकैटायन बना तो ये पूरा मॉलिक्यूल हम लोग का ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग का हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन वाला पार्ट 3 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। एक हाइड्रोजन दूसरा सॉलिड पे रहेगा, तीसरा डैश पे रहेगा। जो बेस वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो किसी भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है। क्योंकि प्लानर स्ट्रक्चर है, किसी भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हाइड्रोजन के बॉन्ड को बगल वाले साइड में शिफ्ट करेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंटी एलिमिनेशन टाइप का कुछ नहीं है, जैसा चाहे वैसा रिएक्शन करा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ऊपर से भी हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन अगर नीचे होता तो भी रिएक्शन कर सकता है। ये हम लोगों के इवन एलिमिनेशन का केस होता। बट अगर E2 एलिमिनेशन है तो E2 एलिमिनेशन कि हम लोगों ने SN2 में एक चीज पढ़ा था कि हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो हमेशा बैक साइड से अप्रोच करता है। मतलब बेसिकली अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो इस ABMO के थ्रू इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ABMO वाला पार्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का ABMO है तो सिग्मा स्टार बोल सकते हैं। यही एक सवाल हाइपर कंजुगेशन में कहीं कोई पूछा था कि सर ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है सवाल, तो यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज को कि होता क्या है हाइपर कंजुगेशन में। तो बेसिकली हम लोगों का लीविंग ग्रुप वाले पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो बेसिकली हम जो अभी मेंशन कर रहे थे कि हम लोगों का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है तो न्यूक्लियोफाइल जैसा ही शिफ्ट होता है। मतलब बेसिकली जैसा न्यूक्लियोफाइल हम लोग के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा था, सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी एंटी बॉन्डिंग में मूव कर रहा था, जिसकी वजह से कार्बन लिविंग ग्रुप हटता है। तो बेसिकली हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट हमेशा लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी उसके एंटी बॉन्डिंग में उसके इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल बात है कि हम लोग का लिविंग ग्रुप वाले पार्ट का जो एंटी बॉन्डिंग है वो हमेशा उस लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कार्बन लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वही इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हाइड्रोजन उसी साइड होना चाहिए। इसका मतलब बेस वाला पार्ट जब इंटरेक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन को जिस तरफ से हटाएगा लिविंग ग्रुप उसका हमेशा अपोजिट होना चाहिए। इस पूरी चीज को हम लोग एंटी इलिमिनेशन बोल सकते हैं। अब इसमें एक और भी चीज होता है। एंटी इलिमिनेशन जो एक पार्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा, एक थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हम डिस्कस करेंगे अभी। क्योंकि इस चीज को समझना है तो हम लोग ज्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं अपने न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट से, कि हम लोग का जो न्यूमैन प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन मान लो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन लेकर के चलते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का जैसे पहले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम लोग को पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाते वक्त हमेशा लिविंग ग्रुप वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। पहले कार्बन पे लिविंग ग्रुप, जैसे इसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं। अगर ये फ्रंट कार्बन अल्फा कार्बन है और ये जो राउंड वाला पार्ट बैक कार्बन ये अगर बीटा कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन पे लिविंग ग्रुप और बैक कार्बन पे लिविंग ग्रुप ये तभी बॉन्ड बना पाएगा जब दोनों एक दूसरे के लाइन में हो। एक दूसरे के लाइन में मतलब बिल्कुल सामने सामने हो। पैरेलल वर्ड यूज कर रहे हैं, सामने सामने मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि हम लोग का जो दोनों के दोनों कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के लाइन में तो हो लेकिन एक्लिप्स्ड फॉर्म में ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन में है, बीटा कार्बन का लिविंग ग्रुप पैरेलल लाइन पे है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहा है। लेकिन है लाइन में, ये लाइन में होना ग्रुप जरूरी है। तो अगर लाइन में नहीं रहेगा तो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बनता। इस चीज को हम लोग मतलब ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो दोनों ग्रुप्स हटने वाले हैं वो अगर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग पेरी प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे दोनों सेम साइड एग्जिस्ट कर रहा तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिन पेरी प्लेनर बोलते हैं। ये वर्ड बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बस हम बता रहे हैं, भूल सकते हैं, स्ट्रक्चर बस थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरे में दोनों लिविंग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, इस चीज को हम लोग एंटी पेरी प्लानर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये वर्ड थोड़ा बस ध्यान रखना, एंटी स्ट्रक्चर।
सिन ग्रुप हो सकता है या एंटी। जब भी एलिमिनेशन होगा तो हमेशा आइदर सिन स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर एंटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके एलिमिनेशन पॉसिबल है। एलिमिनेशन बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों हटेगा, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो पूरा स्ट्रक्चर प्लानर हो जाएगा। इसको ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा दो। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, अभी एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, बट अभी करेंगे डिस्कशन। ये दो पॉसिबिलिटीज है, सिन पेरी प्लानर और एंटी पेरी प्लानर। तो ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जैक्टली एंटी स्ट्रक्चर है, एंटी पेरी प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब एक जगह पे हाइड्रोजन हो गया और एक जगह पे हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट हो गया, एलिमिनेशन हो सकता है आराम से। जब एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों का कंपाउंड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा और उसमें हम लोग को एलिमिनेशन कराना है, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त ज्यादा दिमाग मत लगाना। कुछ लोग बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम लोगों को एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, कार्बन से हेलोजन हटाना है। तो बेसिकली ऐसा सोच के चलो कि हम लोगों का हाइड्रोजन और हेलोजन जो हट रहा, उससे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन जो है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ऐसा लिख देते हैं हम, यहाँ ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ ग्रुप नंबर 2 है, इधर ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप 4 है। फ्रंट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं हमको? तो फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे हमको हाइड्रोजन दिख रहा, उसके अलावा ग्रुप नंबर 2 दिख रहा, ग्रुप नंबर 4 दिख रहा। सिंपल सी चीज है। बैक कार्बन पे क्या क्या दिख रहा? तो ग्रुप नंबर 1 दिख रहा, ग्रुप नंबर 3 दिख रहा और हेलोजन दिख रहा। तो अगर हम लोगों को बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड, एलिमिनेशन तो हो रहा है, ये अपने को मालूम है। एलिमिनेशन होगा तो हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन हटेगा, पाई बॉन्ड बनेगा ही बनेगा हम लोग के फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन में। तो राइट साइड में हम पाई बॉन्ड बना दे रहे हैं पहले कि फ्रंट कार्बन बैक कार्बन में पाई बॉन्ड बन गया। एक को फ्रंट मार्क कर देते हैं, एक को बैक मार्क कर देते हैं। अब उसके बाद फ्रंट कार्बन पे अपने को क्या क्या दिख रहा? तो ग्रुप नंबर 2 था और ग्रुप नंबर 4 था। तो एक काम करो, फ्रंट कार्बन पे ग्रुप नंबर 2 तो कहीं नहीं जा रहा, ग्रुप नंबर 4 कहीं नहीं जा रहा, बना देते हैं इसको, पहला। दूसरा, जब ये पूरा मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा तो प्लानर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी प्लानर नहीं है, शुरुआत में प्लानर नहीं है, sp3 है। जब ये प्लानर में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली जो 2 नंबर बॉन्ड है ये थोड़ा ऊपर जाएगा और 1 नंबर बॉन्ड थोड़ा नीचे जाएगा, रहेगा सेम साइड, लेफ्ट में ही रहेगा। सिंपली ऐसा समझना, ये जो डब्बा बनाया हम लोग, इस डब्बे के एक साइड जो दोनों ग्रुप है वो उसी साइड रहेगा। उस डब्बे के दूसरे साइड जो दोनों ग्रुप है, जैसे ग्रुप नंबर 3 एंड 4, ये एक ही साइड रहेगा पाई बॉन्ड में। डब्बा बेसिकली पाई बॉन्ड समझ लेना। तो जो हम लोग का पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड में जिस साइड ग्रुप नंबर 1 है, इस साइड बैक कार्बन पे हम लोग का ग्रुप नंबर 2 निकल के आएगा। या सॉरी, जिस साइड ग्रुप नंबर 2 है उसी साइड बैक कार्बन पे हम लोग को ग्रुप नंबर 1 मिलेगा। और जिस साइड ग्रुप नंबर 4 है उसी साइड हम लोग को ग्रुप नंबर 3 मिल जाएगा। उस डब्बे के हिसाब से ऐसा सोच सकते हैं। डब्बे का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत समझ लें कि डब्बा ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा। ये मेरी मर्जी है कि हम लोग चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों के पास एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया जहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, हम लोग का यहाँ हाइड्रोजन है। अभी हम वेरिएशंस केवल डिस्कस कर रहे हैं। बैक कार्बन वाले पार्ट पे चलो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं CH3 डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाल देते हैं, इधर हाइड्रोजन डाल देते हैं। बैक कार्बन पे हम लोगों का क्लोरीन ग्रुप दे रखा, उसके अलावा मान लो यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाल देते हैं, और इधर साइड हम लोग क्या डाले भाई, चलो ड्यूटेरियम डाल देते हैं या हाइड्रोजन ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें एलिमिनेशन करना अपने को, तो एलिमिनेशन करते हुए हम लोगों ने अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराया। सारा स्टेप ढंग से सुनना। पहला चीज, अल्कोहलिक क्यूएच दिया है कंपाउंड रिएक्शन में। अल्कोहलिक क्यूएच ओवरऑल और कहीं नहीं आता, हम लोग को अल्कोहलिक क्यूएच मिला, इसका मतलब हम लोगों को E2 एलिमिनेशन देखना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रखने का चीज है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या करते थे हम लोग? तो पहले हम लोग जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है उसको मार्क करते थे। तो हेलोजन वाला पार्ट बैक कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन से हम लोग का क्या क्या अटैच्ड है? तो अल्फा कार्बन से बेंजीन अटैच्ड है, बेंजीन पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, उधर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं और sp2 कार्बन है, इसको एलिमिनेट कर दिया। हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो अपने किसी काम का नहीं है। और तीसरा, इस बैक कार्बन वाले पार्ट से ये फ्रंट कार्बन अटैच्ड है,
तो जो फ्रंट कार्बन है दैट विल बी बीटा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना मस्ट कंडीशन है। तो अल्फा कार्बन मार्क हो गया, बीटा कार्बन मार्क हो गया। रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा, पहला चीज। उसके बाद हम लोगों का बीटा कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है, तो बीटा कार्बन पे हम लोगों को हाइड्रोजन चाहिए। डीहाइड्रोहेलोजनेशन के लिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए। तो बीटा कार्बन पे एक CH3 ग्रुप है, काम का नहीं है। बेंजीन ग्रुप है, काम का नहीं है। हाइड्रोजन ग्रुप है, काम का है। इसका मतलब डीहाइड्रोहेलोजनेशन का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, रिएक्शन करा सकते हैं। बट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप है दिस इज नॉट एंटी पेरीप्लानर, मतलब एंटी पोजीशन पे नहीं है। तो इधर कैसे रिएक्शन कराए डायरेक्टली, सोच सकते हैं तो अच्छी बात है। इमेजिनेशन अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑल्दो हम सजेशन देते हैं इमेजिनेशन वगैरह मत सोचना। सिंपली हम लोग बॉन्ड का रोटेशन कर सकते हैं। इतना तो अपने को मालूम है कि फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में हम लोग बॉन्ड का रोटेशन कर सकते हैं, सिंगल अगर बॉन्ड रहा तो अब मेरी मर्जी पे है, आइदर हम लोग बैक वाले कार्बन को रोटेट कर दें या हम लोग फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट कर दें। जैसा रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमारी मर्जी है, जैसे रोटेट करना है कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, फ्रंट कार्बन को रोटेट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग को एलिमिनेशन कराना होगा तो बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा कि हम लोग के स्ट्रक्चर में हम लोगों का जो फ्रंट कार्बन है उसको हमने रोटेट किया, और ऐसा रोटेट करना है कि हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है वो हेलोजन के बिल्कुल अपोजिट चला जाए। तो पहले काम करते हैं, हेलोजन जैसा है वैसे ही मार्क कर देते हैं हम, Cl, PH और हाइड्रोजन, ये मार्क कर दिया पहले। उसके बाद हाइड्रोजन को उठा के जब हम लोग बिल्कुल क्लोरीन के अपोजिट लेके जाएंगे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गया तो बेसिकली इसके हिसाब से जो दूसरा बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे रहेगा, तीसरा जो बॉन्ड है वो भी 120 डिग्री पे रहेगा। तो जब हाइड्रोजन वाला पार्ट उठ करके 180 डिग्री आगे जाएगा तो जो हम लोग का फ्रंट कार्बन पे CH3 है वो नीचे जाएगा। यहाँ पे हम लोग CH3 मेंशन कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ वाले पार्ट पे CH3 मेंशन कर सकते हैं। और जो हम लोग का पीएच वाला ग्रुप है, ये पीएच वाला ग्रुप उठ करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग पीएच वाले पार्ट को राइट साइड में रख सकते हैं, राइट साइड में ऊपर। ये हम लोग का ओरिएंटेशन आ गया। इस ओरिएंटेशन में हेलोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंटी पोजीशन पे आ गया। जो दोनों लिविंग ग्रुप्स हैं वो सही पोजीशन पे आ गए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको एक डब्बे में क्लोज कर दो। ये डब्बा बेसिकली पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन पे। तो एक को फ्रंट कार्बन बोल दिया, एक को बैक कार्बन बोल दिया। फ्रंट कार्बन पे हम लोग के पास क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बेंजीन रिंग प्रेजेंट था, सॉरी पीएच बेंजीन रिंग प्रेजेंट था और CH3 था। हाइड्रोजन तो हट गया, तो बचा अपने पास बेंजीन रिंग और दूसरा CH3। इन दोनों को मार्क कर दो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब उसके बाद इस डब्बे के हिसाब से देखो, एक साइड में PH3 एंड CH3 है, मतलब फ्रंट कार्बन के CH3 के सामने बैक कार्बन का पीएच ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें ऐसा मत सोचना लेफ्ट राइट टाइप से मत सोचना, कभी मत सोचना। उस बॉक्स को जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से एक साइड और दूसरा साइड देखना। तो बॉक्स के एक साइड जाने पे हम लोगों को पीएच और CH3 मिल रहा, फ्रंट कार्बन पे CH3 मिल रहा और बैक कार्बन पे पीएच मिल रहा। मतलब फ्रंट कार्बन के CH3 के सामने बैक कार्बन का हम लोग पीएच ग्रुप डालेंगे। और उसके बाद क्या बच गया, तो हम लोग के दूसरे साइड हाइड्रोजन एंड पीएच, फ्रंट कार्बन के पीएच के सामने बैक कार्बन का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम लोग फ्रंट कार्बन के पीएच के सामने बैक कार्बन का हाइड्रोजन आराम से पुटअप कर सकते हैं। इससे हम लोग का एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? इतना आसान तो नहीं था। पूछ लो भाई अगर कोई डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें दो चीज अब ध्यान रखना, जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशन किए उसमें ऐसा हम बोले कि बीटा कार्बन। हाँ बोलो। ये हम लोग क्यों सीखे? क्या? ये हम लोग क्यों सीखे? ये हम लोग क्यों सीखे? क्योंकि सवाल ऐसे पूछा जाता है। मतलब बनाने आ जाएगा डायरेक्ट? हाँ ये सवाल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और बोलता है प्रोडक्ट बताओ। मतलब तुमको ये दिक्कत नहीं कि सवाल में ऐसा क्या समझना है, क्यों सीखे, क्यों पे ही सवाल, ऑरिजिन पे ही सवाल डाल दिया सीधा। अब इसमें एक और चीज हम लोग कंसिडर कर सकते थे, जैसे मान लो हम लोगों का
जो बीटा कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन है, तो अगर बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन था तब तो बहुत प्रोमिनेंटली अपने को उस हाइड्रोजन को उठा के हेलोजन के अपोजिट डालना पड़ रहा था। बट अगर बीटा कार्बन पे दो हाइड्रोजन होता, जैसे यहाँ जहाँ CH3 है वहां एक और हाइड्रोजन होता, तब क्या करते? तब तो फिर अच्छी बात है, फिर हम लोग इतना घूम के नहीं जाना पड़ता। वो इतना घूम के जाते तो भी एक प्रोडक्ट बन सकता था, थोड़ा सा घूम के जाते तो भी एक प्रोडक्ट बन सकता था। तो अगर बीटा कार्बन पे केवल एक लिविंग ग्रुप होता है तब उस केस में बिल्कुल फिक्स्ड स्ट्रक्चर में आने के बाद ही इलिमिनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर बीटा कार्बन पे दो लिविंग ग्रुप है तब उस केस में हम लोग जैसे चाहे वैसा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना जो हम नीचे लिखने वाले हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में दो पॉसिबिलिटीज है, इफ बीटा कार्बन हैज टू लिविंग ग्रुप्स, क्योंकि अभी हम लोग केवल डिहाइड्रो हैलोजनेशन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन सोच सकते हैं, बट आगे जाने के बाद हम लोग का और भी रिएक्शन हो सकता है। इफ टू हैज टू लिविंग ग्रुप्स देन बोथ cis and trans can be formed and bulkier groups, जैसा हम लोग के इवन एलिमिनेशन में हुआ था, bulkier groups at ट्रांस पोजिशन। ऑल्दो सिस ट्रांस बोलना गलत होगा, सिस ट्रांस हाइड्रोजन के रेफरेंस में होता है, इजेड होता है नोमेनक्लेचर, बट ट्रांस तुम लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है तो इसलिए हम ट्रांस वर्ड यूज कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज अपना। बल्कियर ग्रुप एट ट्रांस पोजिशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बल्कियर ग्रुप ट्रांस पोजिशन पे रहेगा, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। अगर दो लिविंग ग्रुप रहा तो ये सिनेरियो है, अगर एक लिविंग ग्रुप रहा, ये हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने का है। इफ ओनली वन, इनफैक्ट एक्चुअल में होता क्या है ना कि सवाल नॉर्मली सेकंड पॉइंट से पूछा जाता है, ऊपर वाले को स्टार मार्क करें तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ऊपर वाले से सवाल नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ऊपर वाले में लोग गलती ज्यादा करेंगे। अगर सवाल आ गया तो गलती करेंगे लोग, उनको ध्यान नहीं रहेगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखने का है। इफ ओनली वन लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट at beta carbon then only one product, अब वो सिस हो या ट्रांस हो से मतलब नहीं है, बट एक ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द configuration of the reactant। रिएक्टेंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो ये ओरिएंटेशन है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा है, जो स्ट्रक्चर हम लोग का स्पेशल अरेंजमेंट में है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट पाएंगे। सिस है कि ट्रांस है, ये जैसे बाई चांस यहाँ पे पीएच अपोजिट में चला गया बाई चांस, बट तुम एक चीज सोच के देखो, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, एक थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहे हैं, अगर हम लोग जो बैक कार्बन है उस बैक कार्बन में पीएच की जगह एच डाल देते हैं और एच की जगह पीएच डाल देते हैं, ये चेंज कर दिया, तो हम लोगों का जो बैक कार्बन है उसमें पीएच और एच होगा। अब इसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट बनाए तो उस डब्बे के एक साइड में एच एंड CH3 है, मतलब फ्रंट कार्बन के CH3 के सामने बैक कार्बन वाले पार्ट का हम लोग को एच मिलेगा, और दूसरे साइड पीएच एंड पीएच, मतलब फ्रंट कार्बन के बेंजीन के सामने बैक कार्बन का बेंजीन रिंग आएगा। सिस ट्रांस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलिमिनेशन कराने के लिए पूरे कंपाउंड को इस स्ट्रक्चर में जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, तभी जाकर प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो इसीलिए इस केस में हम लोग के मेजर माइनर में ये मत देखना कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखना होगा कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली कैसा है, तब वहां से हम लोग प्रोडक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट हो पीएचपी जाता एक है। साइड होगा ना? क्या? तो हम भी तो एक ही साइड बनाए ना, इसमें या ऊपर वाले में बोल रही है? दोनों में ना, मतलब ऊपर में जैसे वैसे नीचे में लगा है। तो एक ही साइड हुआ ना, एच और पीएच एक साइड, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं क्या? पीएच और पीएच एक साइड? हाँ। अरे हाँ भाई, ये भी ध्यान रखना सब लोग। फ्रंट कार्बन पे पीएच है और CH3 है, ठीक है, तो फ्रंट कार्बन पे एक पीएच ग्रुप रहेगा, एक CH3 ग्रुप रहेगा।
फ्रंट एंड बैक कार्बन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, उस पाई बॉन्ड के प्लानर स्ट्रक्चर में एक साइड हम लोग ग्रुप बोल रहे हैं, जो डब्बा बना है, ये डब्बा फ्रंट एंड बैक के पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, उसमें फ्रंट कार्बन का ये पीएच ग्रुप है, ये फ्रंट कार्बन का पीएच है, और ये पीछे वाला पार्ट बैक कार्बन का पीएच है। तो फ्रंट कार्बन के ग्रुप के सामने बैक कार्बन का ग्रुप है, मतलब जिन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना, उसमें ग्रुप एक साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा पीएच और पीएच वाला पार्ट, ना कि एक ही कार्बन पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। पहला वाला जो बेंजीन रिंग है, वो हम लोगों के फ्रंट कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो दूसरा वाला बेंजीन रिंग है वो हम लोग के बैक कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रंट कार्बन के ग्रुप को उठा के बैक कार्बन पे थोड़ा ना डाल पाएंगे, जो ग्रुप्स जिन कार्बन पे है वहीं पे रहेगा, बस आपस में फ्रंट और बैक के रिस्पेक्ट में जब बात करें तो सेम साइड या अपोजिट साइड हो सकता है। समझ आया? यस सर। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी होता है जो लोग गड़बड़ करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ भाई, तो ये ध्यान रखना, सेकंड स्टेटमेंट ऑल दो मेन ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। जब भी आएगा प्रोडक्ट बनाने का पार्ट तो यही आएगा, पहला ध्यान नहीं रखते हैं कोई, पहला स्टेटमेंट सवाल भी नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए इसको स्टार मार्क करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर हम समझते हैं। बाकी तो इसमें एक चीज ध्यान रखने का है, और भी एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये तो ये केस जो है, ये हम लोग के नॉर्मली अप टू मेंस नहीं पूछेगा। अप टू मेंस का मतलब बोर्ड, नीट, मेंस तीनों में नहीं पूछेगा। मेंस में पूछा जा सकता है, मेंस वाले लोग पागल हो गए हैं आजकल, बट नॉर्मली नहीं पूछना चाहिए। सवाल ये पूछेगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये सब जगह पूछा जा चुका है, ये हर जगह पूछा जाएगा भी, सिंपल सी बात है। तो मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराए, पूछा प्रोडक्ट बताओ, तो पहला चीज अल्फा कार्बन मार्क किया जिसपे हेलोजन है, अल्फा कार्बन से बेंजीन अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन काम का नहीं है। बीटा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा पे लिविंग ग्रुप, बीटा पे लिविंग ग्रुप, अच्छी बात है, हम लोग का काम तो हो गया। अब प्रॉब्लम बस ये है कि इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, मतलब पीएच पीएच सेम साइड होगा, पीएच पीएच अपोजिट साइड होगा, ये कैसे पता करें? तो इसको बनाने का तरीका ही यही होता है ओवरऑल, कि इसमें जो ऊपर वाला कार्बन है इसको फ्रंट कार्बन मानो, और आज हम तुम लोगों को सिखा देते हैं कि हम लोग कैसे मतलब एटलीस्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन तक कैसे जा सकते हैं। उसका एक पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट न्यूमैन प्रोजेक्शन तक कैसे जा सकते हैं ये बस बता देते हैं। ऊपर वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन मानो, तो जैसे फ्रंट कार्बन डॉट से होता है, बैक कार्बन हम लोगों के सर्कल से होता है, तो फ्रंट कार्बन मान लिया। फ्रंट कार्बन पे हम लोग का 3 ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग है, उसके अलावा एक क्लोरीन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। बेंजीन ऊपर दिख रहा, उसको ऊपर वाले बॉन्ड पे डाल दो। क्लोरीन राइट साइड में दिख रहा, उसको राइट साइड में डाल दो। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में दिख रहा, उसको लेफ्ट साइड में डाल दो। ये फ्रंट कार्बन हो गया। और एक चीज तुम लोगों को याद होगा, हम जहां तक क्या ध्यान रखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब ये दोनों आपस में सामने, क्लोरीन पीएच आपस में सामने, पीएच और CH3 आपस में सामने, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो और यही हम लोग के उसमें भी आता था, अपने स्टीरियोआइसोमेरिज्म में। तो बेसिकली फ्रंट कार्बन के पीछे बैक कार्बन होगा, और बैक कार्बन वाले पार्ट में पीएच के सामने CH3 होना चाहिए इक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो फ्रंट के पीछे बैक कार्बन पे पीएच के सामने CH3 हो गया। हाइड्रोजन के सामने एक लिस्ट में हाइड्रोजन है, तो फ्रंट के हाइड्रोजन के सामने बैक साइड में हाइड्रोजन होगा, और फ्रंट कार्बन के क्लोरीन के सामने बैक कार्बन का बेंजीन रिंग। ये हम लोगों का न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। ये इतना ही सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको तुम लोगों को रिप्रेजेंट अगर करना है ये अपने पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में, तो आराम से रिप्रेजेंट कर लो। उल्टा भी करना है तो यही प्रोसेस है कि यहाँ से जैसे पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में जाएंगे, इस साइड से कंपाउंड को देख लो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। इस साइड से देखना है तो इस साइड से देख लो, इस साइड से देखना है इस साइड से देख लो, नीचे से देखना है नीचे से देख लो, ऊपर से देखना है ऊपर से देख लो। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं इस कंपाउंड को, तो कैसा दिखेगा? तो हमको दिखेगा कि भैया एक बॉन्ड ऊपर जा रहा, उसके अलावा एक बॉन्ड सॉलिड पे आ रहा, एक बॉन्ड डस्ट पे जा रहा। जो क्लोरीन वाला पार्ट है वो मेरे तरफ आता दिख रहा, तो क्लोरीन वाले पार्ट को सॉलिड पे डाल दिया। हाइड्रोजन वाला पार्ट फ्रंट कार्बन पे पीछे जाता दिख रहा, उसको पीछे डाल दिया। फिर उसके अलावा पीएच वाला पार्ट ऊपर नॉर्मल लाइन पे दिख रहा, नॉर्मल पे डाल दिया। फिर उसके बाद बैक कार्बन पे हम लोग को नॉर्मल लाइन पे फिर से CH3 दिख रहा, चलो डाल दिए। सॉलिड वाले ग्रुप पे हम लोग को पीएच दिख रहा, पीएच डाल दिए। डस्ट वाले पार्ट पे हाइड्रोजन दिख रहा, हाइड्रोजन डाल दिया। बस यही होता है। उल्टा प्रोसेस करना है तो यही करो कि उल्टा प्रोसेस में जब पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है, उसको पहले
हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म में लाते हैं, तो लेके आ गए, फिर इक्लिप्स फॉर्म में लाने के बाद उसको न्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ, या अगर ज्यादा बेटर इमेजिनेशन है तो यहाँ से सीधा इधर जा सकते हैं। कोई काम नहीं है, सब बेकार है, सब मोहमाया है, सब चक्कर में नहीं पड़ने का है, जितना काम है बस उतना ही सीखो। तो इधर देखेंगे नहीं हम लोग इस चीज को, हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। हम लोगों को मतलब किस चीज से है, प्रोडक्ट बनाने से। तो फ्रंट कार्बन पे क्लोरीन है और बैक कार्बन पे, तो फ्रंट कार्बन तो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है और बीटा कार्बन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन है। दोनों को हम लोगों को एंटी डायरेक्शन में रखना है। ऐसा करते हैं, क्लोरीन को उठा के इधर डाल देते हैं, दोनों एकदम एंटी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोगों का एलिमिनेशन जो होना है उसमें हम लोग इस बार बैक कार्बन वाले पार्ट को फिक्स रख रहे हैं, हाइड्रोजन अपने जगह पे, CH3 अपने जगह पे और पीएच अपने जगह पे। उसके अलावा जो फ्रंट कार्बन है उस पे हम लोग थोड़ा रोटेशन किए ताकि क्लोरीन हाइड्रोजन के अपोजिट चला जाए। तो जब क्लोरीन अपोजिट जाएगा तो हाइड्रोजन वाला पार्ट भी नीचे आएगा और दूसरा पीएच वाला पार्ट भी लेफ्ट साइड में जाएगा। तो बेसिकली सारे के सारे बॉन्ड्स रोटेशन होने की वजह से थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए, पीएच चला गया लेफ्ट में, हाइड्रोजन नीचे चला गया। अब क्या करना है, तो फ्रंट कार्बन के हेलोजन से, बैक कार्बन से, हाइड्रोजन से रिमूवल करके एक डब्बा बना दिया हम लोग। तो जैसे ही ये हम लोग का बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना ही बनना है। सिंपल सा काम करना है। ये देखो, फ्रंट कार्बन पे क्या क्या ग्रुप है, हेलोजन तो हटने वाला है, बचा क्या, पीएच एंड एच। तो फ्रंट कार्बन पे डाल देते हैं पीएच और एच। ये फ्रंट कार्बन के दोनों ग्रुप्स हैं, ये कहीं और नहीं जाने वाला, बॉन्ड का अटैचमेंट वही रहने वाला है। अब क्या है, तो डब्बे के एक साइड जाने पे हम लोगों को पीएच के सामने CH3 मिल रहा, ये एक साइड पीएच के सामने बैक कार्बन पे CH3 मिल रहा, मतलब फ्रंट कार्बन के पीएच के सामने बैक कार्बन का CH3 होगा पाई बॉन्ड के एक साइड में। उसके अलावा बैक कार्बन पे एक पीएच ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन के साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे पीएच ग्रुप डाल सकते हैं, ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल के आएगा एल्कोहलिक KOH वाले पार्ट का। कोई बोलेगा सर इतना बड़ा सवाल नीट में कैसे आ सकता है, इतना बड़ा सवाल तो नहीं आना चाहिए, इतना घुमा करके हम लोग यहाँ तक आएंगे तब तो फिर छोड़ ही देंगे, सवाल आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका एक थोड़ा सा ट्रिक है जो याद रखना। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे देखना देख लो। अगर फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन दिखा तो इस पे जो ग्रुप है इसको इस पोजीशन पे लेके आ जाना ताकि हम लोग का एंटी एलिमिनेशन दिखाई दे। क्लोरीन जिस साइड है उसके बाद हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जाता दिख रहा है, इसका एलिमिनेशन का पोजीशन कंसिडर कर लो जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं राइट साइड में। ये ट्रिक है, ये ऐसा मत बोलने कि सर ये हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ट्रिक बता रहे हैं तो ट्रिक मतलब ट्रिक होता है। तो इस केस में क्लोरीन और हाइड्रोजन इसी पोजीशंस पे होने चाहिए। अब ऊपर हाइड्रोजन हो नीचे क्लोरीन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन सेम रखो, इस टाइप से रखो। और उसके बाद जो ऊपर वाला ग्रुप है हम लोग को मालूम है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, तो पीएच के सामने CH3 ग्रुप होना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहा है कि पीएच के सामने नीचे वाला ग्रुप इक्लिप्स्ड है। तो फ्रंट कार्बन पे पीएच अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो इसका प्रोडक्ट बनाना होता, हमको नहीं मालूम कि क्या प्रोडक्ट है, ऑल्दो पता तो चल गया बट स्टिल, अगर हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट बनाना होता, हम इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन था, ऊपर पीएच था, Cl था, H था, नीचे H एंड CH3, H, पीएच एंड CH3। तो पहले ये चेक किए कि हम लोग का फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप्स है वो इस ओरिएंटेशन में है क्या, हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन ठीक दिख रहा। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है, तो फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों के पास एक तो पीएच ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप है। तुम्हारी मर्जी, तुमको ऊपर कौन सा डालना है नीचे कौन सा डालना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रंट कार्बन पे H एंड पीएच ग्रुप है। और दूसरा, क्योंकि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, मतलब पीएच के सामने CH3 एक्लिप्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका इफेक्ट अपने पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे आएगा। मतलब बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि CH3 वाले पार्ट में, मतलब फ्रंट कार्बन पे जो पीएच था उसके सामने पाई बॉन्ड जब बनेगा तो बैक कार्बन का CH3 निकल के आएगा, बैक कार्बन का CH3 मेंशन कर सकते हैं। तो दूसरा जो पीएच ग्रुप बच गया, बैक कार्बन पे CH3 के अलावा एक पीएच ग्रुप है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन के सामने चला जाए। तो पहले भी यही स्ट्रक्चर आया था, अभी भी ये स्ट्रक्चर आया था, इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आंसर तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो दोनों लिविंग ग्रुप्स हैं दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इस टाइप का पोजीशन। कोई बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है क्लोरीन इधर हो जाए और हम लोगों का जो हाइड्रोजन है इधर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ग्रुप को एलिमिनेट कर दो, ऑल्दो हम ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है,
करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ऊपर के सामने नीचे का ग्रुप होगा और बाकी दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के सामने डाल दो। ऐसा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। किसी को कोई इस स्टेप में, इस स्टीरियो केमिस्ट्री में तो पूछ सकते हैं। सवाल दूसरे वाले से ज्यादा आता है, सवाल पहले वाले से नहीं आता। मेडिकल में और मेंस में तो बिल्कुल नहीं आता पहले वाला, मतलब ये न्यूमन प्रोजेक्शन से तो नहीं आता। तो ज्यादा बेटर तो ये कि नीचे वाला स्टेप याद रखें, लेकिन मालूम रखना कि अगर न्यूमन प्रोजेक्शन दिया तो उसके उसमें कैसे एलिमिनेशन करा सकते हैं। एडवांस में तो सर, सकता है। बोलो। सर यहाँ वाले हैलोजन में भी फ्लोरीन और आयोडीन नहीं आ सकता? फ्लोरीन तो नहीं आ सकता, आयोडीन तो आ ही सकता, आयोडीन का नहीं आ सकता। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो जाएगा? से क्या मतलब, तो अच्छी बात है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस से लिविंग ग्रुप और अच्छे से हटना चाहेगा, उसको क्या तकलीफ है। फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, उसका बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होना चाहता है, दिक्कत वहां पे है। आयोडीन का बॉन्ड तो डिसोसिएट होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस तो और बेटर हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो आयोडीन और जल्दी हटना चाहेगा और जल्दी रिएक्शन करेगा। बताओ भाई, और कोई डाउट है? तान्या, समझ में आया? यस सर। अब थोड़ा आसान लगेगा। ये चीज बताना था ना सर पहले, क्या घुमा फिरा करके इतना लंबा चौड़ा चीज बता दिए, डरा दिए पहले ही कि ऐसा ऐसा होता है। सीधा दूसरा चीज बताते हैं कि देखो ट्रिक बता रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाने का है। बोलो भाई, और कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना भाई, स्पेशली जो इधर एडवांस वाले जितने नालायक लोग हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। कभी ना कभी तो इस पे सवाल आएगा, और जिस बार सवाल आएगा ऑलमोस्ट 80% लोग गलत करेंगे सवाल, क्योंकि बहुत आसान है। सब लोग एकदम अरे इसमें तो ऐसा ही आंसर होता है। एडवांस वाले लोग बेवकूफ थोड़े ना बैठे हैं तो उनको तो मालूम है कि यही आंसर होता है। जिस दिन किसी टीचर के दिमाग में चमक गया कि अच्छा हाँ ये वाला पॉइंट तो ध्यान ही नहीं रहता लोगों को, उस दिन तुम लोगों को चमका दिया जाएगा, सब -1 लेके बैठेगा। ये हमारा E2 एलिमिनेशन था, जो हम लोग के डिस्कशन का पार्ट होता है। रिएक्शन इतना ही बेसिक है। मेन इसके क्वेश्चंस अपने को जो ध्यान रखने हैं। ऑलमोस्ट 7 बज रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है। तुम कितना बज रहा है? 6:40। हाँ, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग को बताना है कितने देर में SN1 SN2 E1 E2 ये चारों के रिएक्शंस, चारों के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आएंगे। तुम्हारी मर्जी है, आधा घंटा लेना आधा घंटा लो, 1 घंटा लेना 1 घंटा लो, 1 घंटे के बाद क्लास कर लेंगे। 9 बजे से भी क्लास रख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर 9 बजे से? 9 बजे से खा पी करके मजे से एकदम टीवी सीरियल देख करके आएंगे। नहीं सर, यहाँ पे पहले ना। निपटा दीजिए। क्या? नो सर। लड़ लो पहले तुम लोग। कोई बोल रहा है सर पहले निपटा दीजिए, हम मेरे निपटाने के ऊपर नहीं है, तुम्हारे निपटाने के ऊपर है। तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चंस वगैरह। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख लेते हैं 1 मिनट रुको, पहले नोट्स कॉपी देख लेते हैं। उसमें हमको जहां तक ध्यान है काफी क्वेश्चन है इसमें किए हुए, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पार्ट 1 में शायद हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट में होंगे, कुछ कुछ डिस्कशंस और करने की होंगे अपने लिए, बट अदरवाइज तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके डिस्कशन। ये हम लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये हम लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। टॉटमराइजेशन, फ्री रेडिकल तो हो चुका अपना। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ये तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन यहाँ से है, हाँ SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। SN2 रिएक्शन हो चुका अपना कंप्लीट। इसके अलावा SN1 हो चुका, एलिमिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा है। इस एलिमिनेशन में केमिस्ट्री का डिस्कशन हो चुका, जो भी हम तुम लोग को डिस्कस किए। E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट के बाद SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस E1 वर्सेस E2, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस चलेंगे केवल। विलियमसन सिंथेसिस है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, हाँ ठीक है, बस मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं।
उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम लोग भी वैसे अभी क्वेश्चन ही करेंगे मोस्टली, हम लोग उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सी एन माइनस सी एक छोटा सा टॉपिक है जो हम एक बार क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम लोगों का सिक्वेंशियल रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के नाम से कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी एल्कोहल के टॉपिक में हम लोगों का एस एन आई रिएक्शन होगा, जहाँ पे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक ये टॉपिक है। एस एन आई रिएक्शन कहाँ है भाई? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग का इवन एलिमिनेशन की एग्जांपल्स में से है, तो उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एच एक्स, हाँ, डार्जन्स मेथड, ये हम लोग का एस एन आई मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक टॉपिक होगा ये एस एन आई मैकेनिज्म। तो इस केस में एस एन आई मैकेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट होगा। फिर उसके अलावा हम लोगों का रिएक्शन में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा, कुछ और है भी नहीं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर भी क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मोस्टली अभी हम लोग क्वेश्चन है, मतलब पहले वाले कॉपी में अब हम लोगों के पास मैकेनिज्म के नाम पे एक एस एन आई मैकेनिज्म वाला पार्ट है। ईआई एलिमिनेशन वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, इवन सीबी डिस्कस करेंगे। तो उन लोगों का एस एन आई, इवन सीबी एंड एस लास्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब एनजीपी रिएक्शन ऐसा होता है कि सब कुछ सीख लो, अब उसके बाद एनजीपी रिएक्शन में बता देंगे, मतलब बहुत यूनिक टाइप का केस है, उसको अलग से याद रखना होता है। वो जिंदगी में हम कभी भी बताते हैं, हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के लास्ट में बताए उस चीज को। एनजीपी हम उस टाइम पे बताना प्रेफर करेंगे। तो लोग स्पेशली मेडिकल वालों के काम का है भी नहीं, तो उसको हम बताना भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो एसएनएनजीपी और ईआई एलिमिनेशन, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, हाँ ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हम सबसे लास्ट में बताना प्रेफर करेंगे। तो हमारा हो गया कॉपी कंप्लीट पहला वाला। बाकी तो केवल रिएक्शन ही रिएक्शन चल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, सब केवल रिएक्शंस है। मतलब अब मोस्टली तुम लोग, तुम्हारा काम अब शुरू होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम शुरू होता है। ये सब थ्योरी नहीं है, ये सब के सब क्वेश्चंस का पार्ट है। इसमें मतलब तुम्हारे पास बेसिकली एस एन आई रिएक्शन के मैकेनिज्म के अलावा और इवन सीबी के मैकेनिज्म के अलावा बाकी सारे के सारे पार्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में चलेंगे। केवल हम टॉपिक बताएंगे तुम लोगों को, बोल देंगे कि ये रिएक्शन होता है, और तुमको केवल प्रोडक्ट बनाते जाना है। उसमें मेरे बताने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, कि तुमको ध्यान रखना है प्रैक्टिस कैसे करें। तो तुम लोग अभी बताओ कि तुम लोगों को मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि क्या करना है, ये तुमको बताना पड़ेगा। तुमको जितना टाइम लगेगा हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। कितना क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली? क्वेश्चन कितना है हम बता दे रहे, कितना तुम लोग को पढ़ना है ये तुम लोग को अपने हिसाब से डिसाइड करना है। उसमें टॉपिक वहां तक कुछ नया नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सब तो बात का टॉपिक होगा। एल्कोहल का रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसएनए रिएक्शन, एल्कोहलिक केवेज, ठीक है। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ट्राई करो, ऑल्दो मतलब विलियमसन सिंथेसिस आराम से किया जा, ट्राई करो पेज नंबर 121 तक कंप्लीट करने का। पेज नंबर 121, ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से जस्ट पहले, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो तुम लोग अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक लिखवा रखे हैं, SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस E1 वर्सेस E2। ट्राई करना है पढ़ने का तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, बट तुम्हारी मर्जी है तुमको अगर करना है तो। बट पेज नंबर 121 तक जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी हम क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा तुमको देखना है। तो कौन से पेज से? कौन से पेज से? ऑब्वियस सी बात है SN1 SN2 वाले पेज से। उससे पहले से थोड़ा ना बोलेंगे प्रैक्टिस करना है, यहाँ से करना है। 108 में होगा। 1 मिनट बता दे रहे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ से पेज नंबर 104 से, इसमें थ्योरी ही है, बट यहाँ से लेकर के 121 तक जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा वो थ्योरी पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट। क्योंकि हम लोग को अब उसके बाद कुछ नहीं करना, कुछ कुछ रिएक्शन सीखना है।
विलियमसन सिंथेसिस सीखना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन का हेडिंग डालेंगे, केवल हम बता रिएक्शंस का नाम बोलते जाएंगे, मैकेनिज्म अपना हो चुका है, अब केवल क्वेश्चन चलेगा, केवल क्वेश्चन चलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तुमको सारे क्वेश्चंस का नाम बता दे या सारे रिएक्शंस का नाम विलियमसन सिंथेसिस बता दे, तो उसमें हम चाहे तो क्वेश्चन से एक ही बार मिसलेनियस कराए, बट उससे क्या होगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, तो ज्यादा बेटर विलियमसन सिंथेसिस बताए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, डीहैलोजिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, NaI के साथ एसीटोन डीहैलोजिनेशन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। बाकी तुम लोगों को होमवर्क में प्रैक्टिस करने दे। 121 के बाद जो रिमेनिंग पेजेस है 68 तक, उसमें केवल 2 मैकेनिज्म है, केवल क्वेश्चन, उसके अलावा केवल क्वेश्चन। कर पाएंगे आज तो बताइए, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर SN1 वर्सेस SN2 वहां तक ना? हाँ 121 पेज नंबर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ मेरा भैया देते कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा लगेगा जी, 7 बज गया है। चलो एक काम करो, तुम लोग ज्यादा हड़बड़ी में मत आओ, हम एक छोटा सा सजेशन देंगे, फिर 1-1.5 घंटा अगर टाइम लग रहा है तो तुम इसको भी कंप्लीट कर लो। विलियमसन सिंथेसिस बहुत सिंपल सा रिएक्शन, हम बता देते हैं विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है, बस हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। जब हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की बात करते हैं, ये ऑल्दो ईथर के प्रिपरेशन का मेथड है, बट हम लोग उसको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें बस ये चीज होता है, ये हम लोगों का जो RX वाला पार्ट है अल्काइल हैलाइड, ये हम लोगों के RO माइनस के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्योंकि ईथर ही अपना चल रहा है और ज्यादा कुछ रहता भी नहीं है। ये ईथर क्या बोलते हैं, RO माइनस के साथ रिएक्शन होता है। RO माइनस वाला पार्ट SN2 रिएक्शन कैरी आउट करता है। SN2 का सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन माना जाता है विलियमसन सिंथेसिस वाले पार्ट को। तो हम लोग SN2 रिएक्शन होता है, जब SN2 रिएक्शन होगा हेलोजन हटेगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का R के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन से जो R डैश प्रेजेंट है वो भी अटैच होगा, बेसिकली ईथर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब उसमें जैसे बोल सकते हैं सर, तो इसको अलग से हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मेंशन नहीं करना मत करो, सिंपल तरीके से इसको सीखना है, सिंपल तरीके से सीख लो, बट इसमें कुछ पॉइंट्स होता है जो ये काफी वैल्यूएबल होता है कि रिएक्शन प्रेफरेबली SN2 होता है, तब उसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। अगर हम लोग ईथर का फॉर्मेशन SN1 के थ्रू करें, जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किसी अल्कोहल के साथ करा ले, तो SN1 रिएक्शन होगा और SN1 रिएक्शन से भी अपने को वही मिलेगा जो ऊपर मिला, बट दिस इज नॉट विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अगर विलियमसन सिंथेसिस वर्ड यूज कर दिया कहीं सवाल में, स्पेशली मेडिकल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, तो इस केस में SN2 रिएक्शन वर्ड मस्ट है, याद रखना, SN2 रिएक्शन के थ्रू काम हो रहा होता है। अल्काइल हैलाइड R-O- के साथ कंबाइन करके ईथर का फॉर्मेशन कराएगा, दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। अब उसमें मल्टीपल टाइप के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जो क्वेश्चंस करने के फॉर्मेट में बस प्रैक्टिस करने के लिए है, बट उसमें एक पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है, जो R-O- है ये बनेगा कैसे, ये एक छोटा सा पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज है। कोई भी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग किसी मेटल के साथ करा दे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सोडियम या फिर पोटेशियम वाला पार्ट हम लोगों के आराम से H+ को हटाता है, H2 के फॉर्मेट में O- का फॉर्मेशन होगा। अब O- के साथ Na+ रखना है तो Na+ रख लो, K+ रखना है तो K+ रख लो, बट हम लोग का H2 वाले पार्ट का एलिमिनेशन होगा, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज मैटर करता है कि एल्कोक्साइड आयन बन कैसे सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा, एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग H- के साथ कराए हाइड्राइड आयन के साथ, तो हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H- ROH के H+ के साथ कंबाइन करेगा, RO- एंड H2 का फॉर्मेशन कराएगा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन के फिजिबिलिटी को कंसिडर करना है, बट वही है कि एसिड बेस रिएक्शन का फिजिबिलिटी भी लोगों को याद नहीं रहता। जैसे अगर मान लो ये है ROH का रिएक्शन NaOH के साथ कराए, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग ये रिएक्शन करा के RO- बनाएंगे और H2O बनाएंगे और बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो NaOH मतलब बेसिकली OH- एंड RO- में RO- स्ट्रॉन्गर बेस है, तो वीकर बेस स्ट्रॉन्गर बेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब इस रास्ते से या इस रिएक्शन से हम लोग कभी भी एल्कोक्साइड आयन नहीं बना सकते।
दिस विल नॉट बी अ फिजिबल रिएक्शन, तो ये विलियमसन सिंथेसिस में यूज नहीं किया जा सकता है। बट अगर इसी की जगह हम लोग NH2 माइनस ले लें, NaNH2 KNH2, बेसिकली आना चाहिए NH2 माइनस, तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो RO माइनस बनेगा और साथ ही साथ अमोनिया बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, ज्यादा स्टेबल कौन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल मतलब वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के टाइम पे तो फिजिबल रिएक्शन है। मतलब अल्कोहल का रिएक्शन अमाइड आयन के साथ करा के हम लोग आराम से एल्कोक्साइड आयन बना सकते हैं, फिर एल्कोक्साइड आयन को आगे आराम से रिएक्शन करने के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को R के साथ OR का फॉर्मेशन मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सिंपली बस ध्यान रखना है विलियमसन सिंथेसिस में कब SN2 रिएक्शन हो सकता है। अगर SN2 रिएक्शन पॉसिबल है इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस हो पाएगा। बाकी एक काम करो, जो हम लोग वहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें पेज नंबर 121 तक नहीं करना है, विलियमसन सिंथेसिस के क्वेश्चंस देखना जो यहाँ पे दे रखा है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, अगर RO माइनस R-X के साथ कंबाइन किया तो ईथर का फॉर्मेशन हुआ। SN2 रिएक्शन है प्रेफरेबली, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन जो मैंने तुम लोगों को बताया उसके क्वेश्चंस देखने हैं, और उसके बाद बस केवल यही है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपली बस हर एक केस में प्रोडक्ट पूछते जा रहा है, तो कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, ये विलियमसन सिंथेसिस SN2 रिएक्शन का पार्ट है, इसको बस देखने का है, इसको भी कवर कर सकते हैं। केवल क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 124 तक जितने भी क्वेश्चंस है इन सारे क्वेश्चंस को कर लो। आज इसके बाद फिर क्लास नहीं लगा रहे, क्योंकि इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है तुम लोग लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो छोटा छोटा यूनिक पॉइंट्स है, यूनिक रिएक्शंस है, जैसे हेलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया, हेलोजनेशन हो गया, सॉरी डीहाइड्रो हेलोजनेशन हो गया, डी हेलोजनेशन हो गया, उसके अलावा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का केस है, अल्कोहल के रिएक्शंस हो गए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम प्रेफर करेंगे E1CB रिएक्शन पढ़ाना और SNI रिएक्शन पढ़ाना, लेकिन हम उसको ऐसे कॉपी में जिस ऑर्डर में दे रखा उस ऑर्डर में भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग का रिएक्शन हो चुका है, मैकेनिज्म हो चुका है, के पार्ट थोड़े थोड़े नाम के साथ आते चले जाएंगे। तो अभी सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि अभी ब्रेक मत लेना कि चलो सर ने तो होमवर्क दिया, अगला क्लास पता नहीं कब है। पहला काम रिएक्शंस वाले पार्ट को जो भी बोला उसको अभी कंप्लीट कर लो। अभी 7 बजा है, खाना खाने में कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा और टीवी सीरियल आने में भी आधे घंटे का टाइम कम से कम लगेगा। पहले उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे दे रखा उससे प्रैक्टिस होगा तुम लोग का SN1 SN2 E1 E2 का। उसके बाद फिर हम लोग आराम से कल क्लास रखते हैं शाम में, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे इस चीज का। कल भी लंबा क्लास लगाना प्रीफर करेंगे हम, 4 बजे से 4 बजे से आराम से 7 बजे तक क्लास लाएंगे। 3 घंटे का क्लास सफिशिएंट है, तो हम लोग का बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज क्लास नहीं लगा रहे, मेरे हिसाब से बहुत हो गया तुम लोग के लिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर पॉला ब्रूस में ये सब कौन कौन से चैप्टर में रहेगा E1 E2? अल्काइल हैलाइड करके टॉपिक होगा, रिएक्शन एट sp3 कार्बन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन एट sp3 कार्बन, उसमें दे रखा होगा सारा चीज। और कोई डाउट तो बताओ। सर तुम लोग को हम एक होमवर्क देंगे अभी, मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब ये सीक्वेंशियल रिएक्शन ऐसा जैसे यहाँ पे दे रखा है, उसको प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। तुम लोग तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हम तब तक सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं कोई एक रैंडम सा, वो तुम लोग को देंगे, होमवर्क में ट्राई करके देखना, उसको मजा आएगा तुम लोग को सॉल्व करने में। जितना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक से कंबाइंड सीक्वेंशियल रिएक्शन रहेगा। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए, नहीं पूछना है तो आज के लिए कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। सर नोट्स भेज दीजिएगा आज का।